वैक्यूम मेजरमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं और उसमें अगर आप आयोनाइजेशन फिनोमिना गेजेस की क्लास देखना चाहते हैं, उसमें हमारे पास दो गेजेस हैं। एक उसमें कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन गेज है, जिसको कोल्ड कैथोड पैनिंग गेज भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास हॉट हॉट कैथोड आयन गेज है। तो ये दो बेसिकली ऐसे गेजेस हैं जिनमें फिनोमिना जो होता है वो आयनाइजेशन का होता है। इसमें जो गैस पार्टिकल्स आते हैं उनको आयनाइज किया जाता है, और उसके बाद नंबर ऑफ आयंस को डिटेक्ट करने के बाद जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके ज़रिए से चैम्बर में जो मौजूद प्रेशर होता है गैस का, उसको मेजर किया जाता है। पहले हम कोल्ड कैथोड गेज की तरफ आते हैं। अगर आप इसको देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन पे अगर आप नज़र डालें, तो ये बेसिकली आपको एक सेमी सर्कल की असम्बली दिखाई, जिसको सामने से कट कर दिया गया है, तो इसलिए आपको हाफ सर्कल में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम इनर से स्टार्ट करेंगे, दरमियान में आपको एक रॉड नज़र आ रहा है, सर्कुलर रॉड है, जो कि इस पूरी असम्बली के थ्रू ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, और इसमें ये आपके पास एनोड रॉड है। इस एनोड रॉड की अगर आप गिर्द देखें तो एक सिलेंड्रिकल एक शेप का आपके पास एक पीस मौजूद है, जो हाफ नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो पूरा सिलेंडर होगा। ये कैथोड है, तो एनोड और उसके गिर्द सिलेंड्रिकल कैथोड। उसके बाद फिर ये क्लोज चैम्बर है। ये क्लोज चैम्बर बेसिकली इसकी बॉडी है, और इस ये बॉडी बेसिकली कनेक्टेड है वैक्यूम सिस्टम के साथ। या नीचे से क्लोज है, ऊपर से वैक्यूम सिस्टम के साथ। और उसके बाद फिर एक्सटर्नली अगर इसमें देखा जाए तो एक सर्कुलर आपके पास मैग्नेट मौजूद है, जिसका अपर पार्ट आपको यहाँ पे नॉर्थ नज़र आ रहा है और डाउन पार्ट इसका आपको साउथ नज़र आ रहा है। अब ये सर्कुलर टोटल जो है, इस जो आपके पास चैम्बर है, इसके गिर्द ये मैग्नेट मौजूद होगा, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ये जो इंटरनल पार्ट है, इसमें आपके पास नॉर्थ से साउथ ये हर तरफ ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद रहे। मैग्नेटिक फील्ड का क्या किरदार होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब इनिशियली ये होता है कि जब आप इसका पावर स्विच ऑन करते हो, तो ये जो एनोड और कैथोड के दरमियान ज़ाहिर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसकी वैल्यू सेवरल किलोवाट तक हो सकती है। अब ज़ाहिर है ये कनेक्टेड है वैक्यूम सिस्टम के साथ। उस वैक्यूम सिस्टम में से वो जो चैम्बर है, उसमें से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर। और होता क्या है कि जब आप इतना हाई वोल्टेज जो सेवरल किलोवाट्स है इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इस दौरान में आमतौर पे जस्ट एक ट्रिगर चाहिए होता है, जो किसी भी एक एटम को आयनाइज कर देता है, किसी एक मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देता है। तो ये इनिशियली बेसिकली आपके पास एक आयनाइजेशन के बाद उसमें आपके पास ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है ये जब मूव करेगा तो ये फर्दर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह ये एक चेन बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके पास गैस के पार्टिकल जो होंगे, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी कुछ भी होंगे, पूरी सब कुछ आपके पास आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप जब आयनाइजेशन कोल्ड कैथोड पैनिंग गेज को ऑन करते हैं, तो आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। वेटिंग टाइम होता है इसका कि आप इससे रीडिंग कब लेंगे, क्या ये फौरन रीडिंग दे देगा या आपको इसके लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। लेकिन ये वेटिंग टाइम को इतना ज़्यादा नहीं होता, ये लेस देन 1 सेकंड से लेके कुछ सेकंड तक हो सकता है, तो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा होगा उस वक्त जब चैम्बर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो होगा, और इस गेज के अंदर जो आने वाले पार्टिकल होंगे वो बहुत कम होंगे। उस सूरत में जो वेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, उसमें फिर ज़ाहिर है जब यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर जब आयंस प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, तो ज़ाहिर है आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है जी, उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो आयन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और
और इस तरह आपके पास एक करंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, उस हिसाब से करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और इवन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपके पास एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही वो जाके सरफेस पे किल भी हो रहे हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की नंबर बराबर हो जाएगा, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन और किलिंग का रेट होगा, सरफेस पे जाके वो किल हो रहे हैं या वहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो भी आपके पास जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपके पास जो करंट होगा, आयन करंट, वो बेसिकली आप उसको एक करंट मीटर के ऊपर मेजर कर सकते हैं। और वो बेसिकली आपको जो प्रेशर होगा इस गेज हेड के अंदर, ये जो गेज हेड है आपके पास, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो उसके बारे में आपको बताएगा, आपको उसका एस्टिमेट जो है वो बताएगा। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन आयन बना और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, वो जब एनोड की तरफ मूव करेगा, तो वो ये नहीं होता कि वो सीधा जहाँ से वो सीधा आएगा और एनोड से टकरा जाएगा, बल्कि ये जो बाहर मैग्नेट हमने लगाया हुआ जो नॉर्थ साउथ है, जिसकी वजह से इस पूरे चैम्बर के अंदर, इस पूरे हेड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि वो पूरा एक चक्कर लगाएगा। वो इसकी घूमता 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 उसका जो रिवॉल्विंग डायमीटर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और एट लास्ट वो क्या करेगा, एनोड से टकरा जाएगा और किल हो गया वहां पे। तो इस तरह जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो स्पाइरल वे में घूमेगा, तो एक बहुत बड़ा पाथ मिल जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दें, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहां से डायरेक्टली वो क्या अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ किल हो जाएगा, वो स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से उसको स्पाइरल पाथ मिला, और वो बाहर घूमता 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 उसने बहुत लंबा और काफी देर तक रिवॉल्व करता रहा। और इस दौरान जब लंबा पाथ मिलता है, तो ये प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाती है कि वो किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से टकराए, किसी गैस पार्टिकल से टकराए और उसको आयोनाइज कर। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक असम्बली इसके बाहर लगाने का मकसद था, वो सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूविंग पाथ है उसको बढ़ा दिया जाए, उनका जो मीन फ्री पाथ है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपको प्रेशर की मेजरमेंट बताएगा। अब आमतौर पे होता ये है कि इसकी जो नॉर्मली कंडीशंस होती हैं, जो पेनिंग गेज हमें एक्यूरेसी जो इसकी बताई गई है, वो तकरीबन कोई 100 से 50% तक ये आपको जो है वो इरेगुलर यानी कि आपको इसकी वैल्यू बता सकता है। फर्ज करें अगर आपके पास जो प्रेशर है वो 10⁻⁻5 मिली बार बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 5 × 10⁻⁻6 से 2 × 10⁻⁻5 के दरमियान किसी जगह पे ये प्रेशर मौजूद होगा, जो ये आपको अंदाजन रफली ये 10⁻⁻5 जो है वो बता रहा है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज है वो 10⁻2 से 10⁻7 मिली बार है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे चैम्बर के साथ इस गेज को आप लगाना चाह रहे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने उसको क्लोज किया, और अब आप उसको एवैक्यूएट करना चाह रहे हैं और साथ मॉनिटर करना चाह रहे हैं उसके अंदर वैक्यूम लेवल को, तो आप इसको फौरी तौर पे कोल्ड कैथोड पेनिंग गेज को ऑन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी और गेज के जरिए मॉनिटर करके पहले इसको 10⁻2 तक चैम्बर को एवैक्यूएट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कोल्ड कैथोड पेनिंग गेज जो है वो उसको ऑन करके और फर्दर जो है 10⁻7 मिली बार आपको इसमें करना पड़ेगा, फिर आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। और 10⁻7 से अगर नीचे आपने मेजर करना है, तो फिर इसकी सेंसिटिविटी इतनी कम हो जाती है कि इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने की, वो इतनी कम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी प्रोडक्शन के बाद किलिंग तक वो पूरा पास जो अकेला घूमता घूमता किल होता है। तो इस तरह क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत कम हो चुका होता है, तो इस तरह वहाँ पे आयोनाइजेशन कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वहाँ आपके पास एक करंट प्रोड्यूस जो है वो नहीं होता, और मीटर आपके पास वहाँ पे बस बस
वैल्यू बताने से कासिर होता है। तो आपको रफ एस्टिमेट दे देगा उस रेंज के अंदर कि 10⁻⁻5 में है, 10⁻⁴ में है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाता है वैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आयनाइजेशन है वो भी कम होती चली जाती है। और ज़ाहिर है एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आयनाइजेशन ही नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो एक जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर ये हॉट कैथोड आयन गेज जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें ये किया गया कि इसमें एक्सटर्नली जो है वो फिलामेंट, हॉट कैथोड फिलामेंट जो है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। और अंदर ये जो ग्रिड है बेसिकली, ये जो सर्कुलर स्पाइरल ग्रिड है, ये बेसिकली इसका एनोड है। और उसके दरमियान में आपके पास ये एक कलेक्टर है जो कि आयंस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। अब इसमें ये होता है कि फिलामेंट है ज़ाहिर, इसको आप एक्सटर्नली करंट प्रोवाइड करके हीट करके इसमें से थर्मल फिनोमेना के ज़रिए आप इसमें से, ज़ाहिर एक मेटल है, टंगस्टन मेटल है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करवा सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट होंगे वो फौरन जो है वो इस ग्रिड की तरफ घूमेंगे, इसकी तरफ आएंगे और फिर इस बल्ब के अंदर या इस पूरे बॉडी के अंदर अगर आप गैस जो है, जो कनेक्शन से इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, वो फौरी तौर पर उससे टकराएंगे। जब ये जैसे यहाँ से एंटर हुआ इस तरफ गए, लेकिन एनोड आपके पास ये स्पाइरल वे में मौजूद है, तो वो अंदर जाके फौरन वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वापस आने में गैस के एटम से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो वहाँ पे आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइकिंग की वजह से उनका कोई बैक फोर्थ पाथ जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई 2-3 दफ़ा बेसिकली कि आप ये समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी आगे पीछे आने की वजह से, बैक फोर्थ मूवमेंट की वजह से वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन किलिंग का जो टाइम होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें अब फ़ायदा ये हुआ ये एक्सटर्नली फिलामेंट इंट्रोड्यूस करवाने का कि जब गैस का प्रेशर बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि वो 10⁻⁻7 मिली बार से भी कम होगा, तब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो कि बहुत कम मौजूद गैस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके उनको आयनाइज करने की पोजीशन में होंगे। और ज़ाहिर है जब आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो ज़ाहिर है मूव करेंगे इस कलेक्टर की तरफ, और ये कलेक्टर जो है वो हमें करंट प्रोड्यूस करके देगा और हम उससे मैयत कर लेंगे। अब ज़ाहिर है जब गैस ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, जब गैस इसके अंदर मौजूद कम होगी तो आयनाइजेशन कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी गैस ज़्यादा होगी अब उसमें ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो फिलामेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा आयनाइजेशन ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिलामेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, ये पूरा ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। इसलिए आमतौर पे इसको हायर प्रेशर के ऊपर ऑपरेट नहीं करवाया जाता, बल्कि सिस्टम को पहले एवैक्यूएट 10⁻³ तक करवाया जाता है। इस दौरान किसी और गेज के ज़रिए से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जब 10⁻³ से प्रेशर नीचे आ जाता है तो उसके बाद फिर जो लोअर प्रेशर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो 10⁻10 मिली बार तक इस हॉट कैथोड की आयन गेज के ज़रिए से की जा सकती है। ठीक है जी।